कुंडली मिलान और सावधानियां, ये हमारे टॉक शो का विषय है और हमारे अतिथि हैं श्री कृष्ण मोहन पांडे जी। कृष्ण पराशर के नाम से जाने जाते हैं ये। तो अग्रसर के ताजा ज्योतिषीय अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ज्योतिष के क्षेत्र में व्याप्त भ्रांतियों से आपको बचाना और तथ्यात्मक जानकारी को आप तक पहुंचाना। ज्योतिष विज्ञान बहुत गूढ़ और विशद ज्ञान है और सूक्ष्मतम गणनाओं का ध्यान नहीं रखा जाए तो परिणाम में चूक हो जाती है। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं पांडे जी, जिन्हें लोग कृष्ण पराशर के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मूलतः बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्री पांडे फिलहाल नोएडा में कार्यरत हैं। आप पिछले 15 वर्षों से ज्योतिष और इससे संबद्ध जुड़े रहे हैं, जिससे न्यूमरोलॉजी, वैदिक कार्ड्स, रेकी, ग्रैंड मास्टर और योग प्रमुख है। इस दौरान आपने कई सारे शोध किए जिससे व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने में मदद मिली है। आपके लेख कई सारे पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन पुनः। आज का हमारा विषय है जैसा कि कुंडली मिलान और सावधानियां। तो इसी पे है कि विवाह के समय कुंडली मिलान को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे जैसे परफेक्ट जीवन साथी की चाह बढ़ी है, वैसे वैसे इसकी अनिवार्यता भी बढ़ी है। आप इसे कैसे देखते हैं? नमस्कार इंदु जी और नमस्कार दर्शकगण सभी को मेरा सादर धन्यवाद कि मुझे फिर से शो में बुलाया आप लोगों ने। देखिए, पिछली बार हम लोगों ने मंगल दोष पे बात की थी कि मांगलिक जो है एक बड़ा अभिशाप बन जाता है, मांगलिक होना माता पिता के लिए भी और ससुराल पक्ष में भी। तो उसके लिए हमने कुछ जानकारियां दी जिसके सहारा लेके एक जातक अपने बारे में थोड़ी जानकारी, सही सटीक जानकारी लेके छोटे मोटे उपायों से मांगलिक होने का तमगा हटा सकता है। और इसमें बहुत बड़ा रोल आपके कर्म का भी है और हमने ये एम्फेसिस किया था कि कार्मिक बदलावों से ये सारी चीजें भी ठीक हो सकती हैं और किसी ज्योतिषीय सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ कार्मिक बदलावों से भी सारी चीजें ठीक की जा सकती हैं। आज का विषय है हमारा कुंडली मिलान। यूं तो ये बड़ा व्यापक विषय है। कुंडली मिलान कहने में बहुत छोटा लगता है। सॉफ्टवेयर में दोनों डेट ऑफ बर्थ डालिए और एक 8 पॉइंटर निकल के आता है जिसमें 36 नंबर होते हैं टोटल और आपके पासिंग मार्क्स होते हैं कि भाई 27 से या 28 से ऊपर आ जाए तो हमारे पासिंग मार्क्स हैं और 36 मिल गए तो आप टॉप कर गए। तो क्या कुंडली के 36 पॉइंट्स मिलने से, जो कि जिसको हम अष्टकूट कहते हैं ट्रेडिशनली, अष्टकूट मिलान, क्योंकि 8 अंग हैं उसके, तो अष्टकूट मिलान से ही क्या शादीशुदा जिंदगी किसी की अच्छी चल सकती है या एकमात्र यही सहारा है जिससे हम अपने जीवन साथी का चुनाव कर पाते हैं? तो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसका जवाब जो है इतना सीधा नहीं है, तो थोड़ा घुमाना फिराना तो पड़ेगा ही। तो सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अष्टकूट मिलान होता क्या है। तो अष्टकूट मिलान होता है जब आपकी कुंडली बनाई जाती है आपके जन्म समय के अनुसार। तो एक बनती है लग्न कुंडली, एक बनती है चंद्र कुंडली और एक बनती है नवांश कुंडली। वैसे और भी कुंडलियां होती हैं, पर ये 3 प्रमुखता से हर ज्योतिषाचार्य, हर पंडित ये 3 कुंडलियां आपके बनाता है जन्म के समय। मतलब भाई आपके घर में बच्चा हुआ, आप गए पंडित जी के पास कि पंडित जी नाम अक्षर निकाल दीजिए, नक्षत्र निकाल दीजिए। तो पंडित जी ने डेटा उठाया, अगर टेक्निकल साउंड है तो सॉफ्टवेयर में डाला, टेक्निकल साउंड नहीं है तो पंचांग उठा के और बनाना शुरू किया। तो उन्होंने 3 कुंडलियां बनाई। 3 कुंडली में एक लग्न कुंडली जिसको हम लोग मेन कुंडली कहते हैं। उसके बाद हो गया राशि कुंडली जो कि आपके चंद्रमा पर बेस्ड है, यानी कि लग्न कुंडली में चंद्रमा जहां विराजते हैं उसको मेन पहला भाव मान के एक कुंडली ड्रॉ कर ली जाती है जो कि चंद्र कुंडली होती है। वही आपकी राशि होती है।
जिसपे हम न्यूज़पेपर में अपना डेली भविष्यफल पढ़ते हैं, वो राशि कुंडली पे बेस्ड होता है ज्यादातर। तो राशि मिलान वही होता है। तो फिर उसके बाद होती है नवमांश। नवमांश थोड़ा सा टेक्निकल है, फिर कभी हम जब उसको पढ़ाने की इच्छा से बताएंगे तो उसको इलोबरेट किया जाएगा। तो 3 कुंडलियां हैं, तो हमारा जो फोकस है अभी चंद्र कुंडली पे है। तो चंद्र कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, जिस चरण में है, उसके आधार पर 2 लोगों की कुंडली मिलाई जाती है। उसमें 8 बातें देखी जाती हैं, सबके नंबर फिक्स्ड हैं। तो वो 36 आते हैं टोटल, नाड़ी, वश्य, भकूट, ग्रह मैत्री, इस तरह से करके। तो उन्हीं 36 नंबरों के आधार पर अष्टकूट मिलान किया जाता है। तो वैसे दर्शकों को बता दूं कि बहुत कोई ठोस एविडेंस बहुत कम किताबों में मिलता है कि प्राचीन काल में अष्टकूट मिलान, या एक और मिलान होता है दशकूट, जो मैं ऐड करना चाहूंगा। तो अष्टकूट या दशकूट मिलान जैसी कोई चीज थी, इसका बहुत क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि अगर राम जी के समय में भी कुंडली मिलाई गई थी, तो लोग कहते हैं कि कुंडली मिलान का क्या फायदा कि वनवास काट लिए और पत्नी को भी खो दिए, तो कुंडली मिलान का कोई फायदा नहीं होता है। तो ये भी एक मान्यता है। हालांकि उस समय वशिष्ठ ऋषि ने वशिष्ठ संहिता लिखी थी, और उससे पहले गर्ग ऋषि ने गर्ग संहिता लिखी थी। इन दोनों में जिक्र है, बट वो कौन सा टूल यूज करते थे, अष्टकूट है या दशकूट है या कोई और है, इसके बारे में बहुत विवेचन नहीं है। तो खैर, इसको हिंदू शास्त्र में यूनिवर्सल मान के हम आगे बढ़ते हैं अष्टकूट मिलान से। तो नक्षत्र, चंद्रमा एक ग्रह है 9 ग्रहों में, कुंडली में। अच्छा, ये ग्रह वाला जो क्लेम है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई राहु केतु तो छाया है, तो वो ग्रह कैसे मान लेते हैं। तो ग्रह हमारी ऊर्जाएं होती हैं। हिंदू शास्त्र में ग्रह मतलब प्लेनेट नहीं होता है। ग्रह मतलब एक पर्टिकुलर ऊर्जा, जो कि हमारे चार्ट में या हमारे जीवन में एक पर्टिकुलर रोल प्ले करती है, तो हम ग्रह बोल के चलेंगे उसको। तो चंद्रमा जो कि एक ग्रह है 9 ग्रहों में, जो कि आपका भविष्य तय करता है या आपका भविष्य लिखित है उसके हिसाब से, तो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा को देख के आप 2 लोगों को, एक जो कि शादी है, उसको चलाने के लिए अष्टकूट मिलान किया जाता है। तो ये कहां तक सार्थक है, तो इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि शादी, शादी क्या है। तो शादी की परिभाषा सिर्फ इतनी है कि 2 लोग एक परिवार बनाने की इच्छा से साथ में आते हैं और आगे अपनी जिंदगी की मंगल कामना करते हुए एक साथ रहने का फैसला करते हैं। ये शादी है। कुंडली में 3 घर बड़े महत्वपूर्ण हैं किसी शादी के लिए। आप गए तो आप ज्यादातर लोग कहते हैं कि 7वां घर जो है इंपॉर्टेंट होता है, बट ऐसा नहीं है। 7वां घर शादी विशेष के लिए नहीं बना है। 7वां घर पार्टनरशिप है। आप किसी भी चीज में एक फोकस के साथ अगर किसी के साथ काम करते हैं, तो वो पार्टनरशिप है। तो 7वां घर पार्टनरशिप है। अब इसका शादी का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमको दूसरा घर भी ऐड करना पड़ेगा, जो कि परिवार है, जो आप बनाते हैं। 11वां घर भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो लाभ है, यानी कि एक सदस्य का लाभ हो रहा है। तो शादी का कुल जमा कॉम्बिनेशन जो है वो 2, 7 और 11 है। दूसरा घर, 7वां घर और 11वां घर। तो सिर्फ 7वें घर को देख के या अष्टकूट मिलान के भी शादी नहीं कर सकते। दूसरा घर और 11वां घर भी देखना पड़ता है। अब अष्टकूट मिलान जब से शुरू हुआ, वो ऋषि परंपरा थी। ऋषियों के लिए महत्वपूर्ण चीज क्या थी, मानसिक सुख या दैहिक सुख। तो आंसर आता है मानसिक सुख। तो अष्टकूट मिलान जो है वो बेस किस पे है, सिर्फ और सिर्फ मानसिक लेवल पे, यानी कि मेंटल कंपैटिबिलिटी किसी हद तक आप अष्टकूट मिलान से देख सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि हर एक पॉइंट का एक पूरा इलेबोरेशन है। तो अब मैं आता हूं दूसरी पार्ट पे। अष्टकूट मिलान के बाद
आपको मिलाना चाहिए गुरु, क्योंकि शादी के बाद बच्चा प्रमुख होता है और साथ में सूर्य। तो सूर्य पुत्र कारक है, तो सूर्य और गुरु इन दोनों की स्थिति देखनी चाहिए। लेकिन अगर बच्चे से पहले फिजिकल इंटीमेसी भी होनी चाहिए तभी तो बच्चा पैदा होगा, तो शुक्र का भी देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपने की फिजिकल इंटीमेसी है, शुक्र मिलापक में देख लिया हमने, फिर सूर्य मिलापक करके देख लिया। अब बच्चे के बाद अब बात ये आती है कि भाई ये सारी चीजें हो गई, बच्चा कंसीव भी हो गया, फिर बच्चा पैदा होगा, उसके लिए 9 महीने आपके पास शुभ दशाएं होनी चाहिए। तो वो शुभ दशाएं यानी कि राहु और केतु की पोजीशन भी देखेंगे, शनि की भी देखेंगे। तो ये सारी चीजें, ये सारी गणनाएं हम देख के तब आगे कहते हैं कि हाँ ठीक है, शादी जो है वो फेवरेबल है, आप कर सकते हैं। अब एक चीज और है इसमें कि ये पुरातन काल में तो बहुत वैलिड था, आज की डेट में इतना वैलिड नहीं है। आप सपोज आपकी अपनी बेटी है, आप शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो लड़के में क्या देखेंगे? लड़के में ये देखेंगे कि उसकी लॉन्गेविटी कितनी है। लॉन्गेविटी का मतलब ये है कि उसका जीवन चक्र कितना लंबा है। मैं साल की बात नहीं कर रहा हूं, एक मोटा मोटी कि 50 साल से ज्यादा जिएगा या अल्पायु होके मरेगा। दूसरा, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कोई संक्रामक बीमारी तो नहीं है, कोई लंबी चलने वाली बीमारी तो नहीं है। तीसरा, आप देखेंगे कि उसकी शिक्षा दीक्षा कैसी हुई है, और उसके बाद आप देखेंगे उसका प्रोफेशन कैरियर, यानी कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी है अपने लिए धनार्जन करने की और अपने परिवार को चलाने की। फिर आता है कि वो अपना संतान उत्पत्ति कर सकता है कि नहीं, इतनी क्षमता है कि नहीं उसमें। फिर उसका आचार व्यवहार, व्यसन, कैरेक्टर, ये सब देखेंगे। तब जाके हम फाइनलाइज करेंगे कि हाँ भाई, एक लड़का जो है ये कंपैटिबल है। तो अब आप देखे हैं कि हम 12 के 12 भावों का यूज कर रहे हैं, किसी एक अष्टकूट के ऊपर बेसिस नहीं है ये, हम 12 के 12 भाव देख रहे हैं। अभी मेरा निवेदन ये है कि जब आप जाते हैं कहीं कुंडली मिलाने, तो होता क्या है कि सबसे पहले हमने लड़का देख लिया, उसके सारे पॉइंट्स देख लिए कि भाई रईस है, लड़की के लिए भी कहेंगे यही सारी चीजें रिलेवेंट चीजें। तो हमने देख लिया कि लड़का अच्छा है, दिखने में अच्छा है, लंबा चौड़ा है, पैसे अच्छे कमाता है, या बाप दादा की जायदाद बहुत है, तो ये हमारे लिए सुटेबल रहेगा। तो पहले अपने मन में आपने सुटेबिलिटी एक बना ली। फिर गए पंडित जी से कि पंडित जी वही कुंडली मिला दीजिए, 36 में से अच्छे गुण मिल गए तो बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बल्ले बल्ले। नहीं मिले तो भी अरे यार, कुंडली मिलान से तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये जो दोहरी मानसिकता है, ये बड़ी खतरनाक है। तो या तो आप मानिए और या तो आप मन मानिए। तो कुंडली मिलान का तरीका क्या होना चाहिए? तो कुंडली मिलान का तरीका ये होना चाहिए कि आप पहले लड़का तय न करें, आप पहले अपने बेटे या बेटी की कुंडली किसी पंडित के पास ले जाएं। पंडित न कह के मैं ज्योतिषी कहूंगा, ज्योतिषी के पास ले जाएं और उनसे कहें कि इसके जीवन साथी का क्या प्रतिरूप है, दिखाइए मुझे क्या प्रारूप है इसकी कुंडली में। सपोज उस कुंडली में लिखा है कि भाई सप्तम घर पे ऐसी ऐसी दृष्टि है, तो डार्क कॉम्प्लेक्शन वाली होगी, 5-6 हाइट की होगी, ऐसा विचार होगा उसका, ये काम करती होगी या नहीं करती होगी, जो भी है। तो ये एक प्रारूप मिल गया आपको। अब इस प्रारूप में जो लड़की फिट बैठे, आप उससे आगे कुंडली मिलान करवा लीजिए, तो फिट हो जाएगा। अब इस प्रारूप में ये लड़की नहीं फिट होती, अब बेसिकली वहां आ जाती है आपकी आकांक्षाएं क्या हैं और आपकी हकीकत क्या है। तो आकांक्षाएं तो आपकी कुछ और हो सकती हैं कि गोरी हो, सुंदर हो, या दीपिका पादुकोण जैसी हो, या ऐश्वर्या राय जैसी हो। लेकिन जो आपकी कुंडली कहती है वो काजोल के बारे में कहती है, फिर आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे स्थिति तनातनी वाली हो जाती है, यहाँ पे आप कुंडली नहीं मानते हैं। एग्जैक्टली। तो
तो कहने की बात ये है कि आप कहें कि आपका जीवन साथी प्री डिस्टाइंड है, भगवान ने बनाया है, तो भगवान ने आपकी कुंडली में एक प्रारूप भेज दिया है। उस प्रारूप वाली लड़की ढूंढ के शादी करने की आपको फ्री विल दी है। उस प्रारूप की लड़कियां 10 हो सकती हैं, 15 हो सकती हैं। आप उनमें से किसी एक से शादी कर लीजिए, शादी हो जाएगी। और रही बात की दशा शादी की, तो दशा शादी की इस तरह से होती है कि हर कुंडली में 3 घरों की अगर प्रचुरता हो गई, 2, 7, 11 की दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में, और शुक्र गोचर भी कर गया, तो शादी की दशा बन जाती है। लेकिन फ्री विल कहाँ काम आती है? आपको शादी करनी है कि नहीं करनी है, ये आपकी फ्री विल है। ये कहीं से दैविक नहीं है कि शादी होगी ही होगी। आपके में योग बनता है, आपकी फ्री विल है, आप शादी करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें तो ना करें। क्योंकि ये प्योरली फिजिकल वर्ल्ड की चीज है शादी, ईश्वर ने नहीं बनाई है। ईश्वर ने पार्टनरशिप आपको दिया है, आप शादी करें या ना करें, आप पार्टनरशिप बना के रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समाज एक्सेप्ट जो 51 रुपए 501 रुपए लेके आता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है। शादी 2-7 के कॉम्बिनेशन में भी हो जाती है, लेकिन 11वां घर जो है वो समाज है। वो जब आएगा तो स्वीकृति देगा कि हाँ भाई इसकी शादी हो गई है। तो उस समाज की स्वीकृति के लिए आप विवाह करते हैं प्रॉपर हिंदू रीति रिवाजों से, या जो भी धर्म के हैं आप उस रीति रिवाजों से। तो भ्रम ये है कि भाई मैंने भ्रम लिखा, हाँ अष्टकूट ही कुंडली मिलान है, तो ये भ्रम है। पूरी तरह से अष्टकूट कुंडली मिलान ही नहीं है। अष्टकूट के अलावा ग्रह मिलापक होता है, नक्षत्र तो हम चंद्रमा में मिला देते हैं, ग्रह का मिलापक करते हैं, और मंगल देखते हैं कि क्या पोजीशन है, सूर्य देखते हैं, गुरु देखते हैं, चुके हैं, साथ में राहु केतु भी देखते हैं कि कहाँ कहाँ अड़चने आ सकती हैं। तो ये पहला भ्रम है ये कि सिर्फ अष्टकूट से शादी नहीं होती। शादी में राहु का क्या रोल हो, यहाँ पे कौन सा रोल दिखा जाएगा? देखिए राहु की टेंडेंसी, हाँ यहाँ पे, हाँ, तो राहु का टेंडेंसी पहले समझते हैं कि क्या है। राहु सिर है, जिसमें व्यापकता तो बहुत है, लेकिन मेंटल लेवल पे है। तो राहु जो है आपको जब भी आएगा, चाहे गोचर में आए, चाहे जिस घर में आए, तो वहां पे बहुत सारी इमेजिनेशन दे जाएगा, आपकी इच्छाएं बहुत पैदा कर देगा, इतनी इच्छाएं कि जिसको आप पूरा नहीं कर सकते। तो मान लीजिए 7वें घर में राहु है, तो नैसर्गिक रूप से ये बुरा ग्रह है। 7वें घर में राहु का होना अच्छा नहीं माना जाएगा विवाह के लिए। लेकिन राहु क्या करेगा, आपकी इच्छाएं इतनी बढ़ा देगा कि उस इच्छाओं की परिपाटी पे कोई लड़की उतर ही नहीं पाएगी, तो आप अपनी शादी से संतुष्ट ही नहीं होंगे पहले नंबर पे ही, तो मन मार के आप शादी करेंगे। ये भी हो सकता है कि शादी डिले कर दे, काफी डिले कर दे। तो राहु को देखना अत्यंत आवश्यक है। केतु का होना, तो केतु अगर होता है तो केतु जो है सिर्फ एग्जीक्यूशनर है, उसके पास अपना कोई प्लानिंग नहीं होती, और केतु नैसर्गिक रूप से आपको अकेलापन देता है। तो अगर केतु का ट्रांजिट आ गया, या केतु पहले या 7वें घर में आ गया, तो फिर एक नई समस्या आ जाएगी कि केतु आपको लोनली बना देगा शादी में होते हुए भी। आप अकेलापन महसूस करते रहेंगे, क्योंकि आप जो भी सोचेंगे वो बेसिकली सोचेंगे नहीं, जो भी आप चाहेंगे वो उसको प्लान करने वाला कोई नहीं होगा, तो प्लानिंग होगी ही नहीं, और अपने आप चीजें बेतरतीब होती रहेंगी आपके जीवन में। तो ये राहु और केतु का खेल है, क्योंकि एक सर है, एक प्लानर है, और जो दूसरा है वो एग्जीक्यूट करता है। लेकिन वो एग्जीक्यूट तभी करता है जब वो अकेला रहता है, तो केतु अकेलापन है, तो जिस घर में भी जाएगा वहां पे आपको अकेलापन देगा। इवन मान लीजिए 7म घर में अगर केतु है, तो आप अपनी पत्नी के आगे आपको घुटने टिकवा देगा, या तो आप उसके गुलाम हो जाएंगे, या वो ऐसा कर देगी कि आप कहेंगे कि बस करो, हाथ जोड़ो, मैं तुम्हारे नतमस्तक, तुम जो करना है करो, मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है,
तुम अपने लिए करो, मरो, जो करना है करो। तो ये वैसे बड़ी अच्छी तरीका है। आप अपना चार्ट देखें, सप्तम भाव देखें, उसमें देखें केतु है क्या? और फिर अपने केतु को देख के सोचिए कि आप कहाँ-कहाँ अपने घुटने टेके हैं। तो वो अच्छा। आपके ईगो को कुचलने में सक्षम होता है। इसके बाद एक और ट्रिक देता हूँ। ये ट्रिक मेरी अपनी नहीं है। एक बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, उनकी है। वो कुंडली नहीं देखते हैं, सिर्फ़ पढ़ाते हैं। तो मैं उनका भी बड़ा फ़ैन हूँ। तो उन्होंने कहा कि गुरु जहाँ होता है उससे तीसरे घर में परेशानी दे देता है। तो मान लीजिए कि 5वें घर में गुरु है आपके, तो संतान के लिए तो जो होगा सो होगा। प्रेम के लिए जो होगा वो भी ठीक होगा। लेकिन अगर आप 5वें घर में हैं तो प्रेम जो करेंगे वो पितृवत प्रेम करेंगे, भले वो आपकी गर्लफ्रेंड हो। तो वो 5वें से तीसरा यानी कि 7वाँ, तो 7वें घर में परेशानी आ जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमें बड़ी सारी चीज़ें जो है मेल मिला के देखनी पड़ती हैं कि कैसे होगा? ये विवाह में कितने दोष हैं? दोष का मतलब ये है कि कितनी अड़चनें हैं। उन अड़चनों को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कि आपका पति, जिसका सूर्य उच्च का पहले घर में बैठा है, तो वो ईगोइस्टिक होगा। उसका ईगो और गुस्सा हाई होगा। मंगल भी बैठा है तो भी। तो आपको पत्नी जो होगी, वो क्या करेगी? वो उसको उसके ईगो को अगर झेल लेती है, तो उसे कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, वो चल जाएगा। लेकिन अगर पत्नी का भी सूर्य पहले भाव में उच्च का है, तो ईगो क्लैश हो जाएगा। फिर वो शादी कैसे चलेगी जहाँ पे बात-बात पे झगड़ा होगा। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। अब किसी की कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य ये आ जाए, तो बिल्कुल किसी ज्योतिषीय सलाह की ज़रूरत पड़ जाएगी। आपके शादीशुदा जीवन में इन सब से कष्ट हो सकता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी पत्नी के चार्ट में या पति के चार्ट में इनकी पोज़ीशन क्या है? कितनी अ, ये झेल सकती हैं या कितना इसको मैच अप कर सकती हैं? तभी आप उस विवाह को सुखपूर्वक जिएँगे। वरना वो विवाह जो है वो बिना किसी बात के भी भले आपका पति बहुत कमाता हो, अच्छे परिवार का हो, दिखने में अच्छा हो, सारी क्षमताएँ होते हुए भी आपका झगड़ा हो जाएगा। तो एक बात कुंडली मिलान बात बहुत एक चीज़ का जी, और प्रश्न बार-बार मन में आता है कि जी, जो स अब अभी के समय में जो शादियाँ इतनी तेज़ी से टूट रही हैं और घर जी, सब में ये परेशानी हो रही है। अब कोई ये पहले वाली बात नहीं रह गई, लोग कहते थे विदेशों में इस तरह की बात होती है, अब तो घर-घर की बातें हो गई हैं ये। तो ये मन में प्रश्न तो उठता ही है ना कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि पहले ये चीज़ नहीं होता था, अब ये चीज़ होने लग गई? इसके पीछे देखिए एक हमारा थॉट प्रोसेस है, जो बहुत बड़ा काम करता है। पहले की फ़िल्मों में पति परमेश्वर होता था। आज की फ़िल्मों में पति को नाम से बुलाया जाता है। पहले की औरतें स्कूल दूर होने की वजह से, गाँव समाज, आस-पास के लोगों की वजह से बहुत पढ़ने नहीं जाती थीं। अपनी इच्छाओं का मर्दन करने में बहुत वो एक्सपर्ट होती थीं। रात का बचा हुआ खाना खा लेती थीं, बच्चों के लिए कर देती थीं, अपने लिए नहीं करती थीं। तो स्त्रियों का जागना, स्त्रियों का एजुकेटेड होना, ये एक चीज़ उनमें पैदा करती है, वो इक्वालिटी का भाव है और मैं इसका समर्थन भी करता हूँ। और दूसरा, ये एक रीज़न है, ये सोच के लेवल पे। अब दूसरा रीज़न मैं बताता हूँ। पहले आदमी कुंडली मिलान करता था, तो बहुत बढ़िया से बैठ के 2 घंटा ज्योतिषी का सर खा खा के और ढंग से मिलान करता था और थोड़ा बहुत ज्योतिष उसको भी आता था, हर किसी को। आता नहीं है ज्योतिष किसी को भी माफ़ी चाहूँगा 1 सेकंड। हाँ,
ज्योतिष आज लोग सीखना नहीं चाहते, कहते हैं ये सूडो साइंस है, बट सूडो साइंस नहीं है। ये फैक्चुअल है। 2001 से 2011 तक भारत सरकार ने विवाह विच्छेद का सर्वे किया। उसमें जो टोटल रिजल्ट आया तो उसमें हिंदू लोगों का विवाह कम हुआ। मैं हिंदू यूज कर रहा हूं, इसको किसी भी तरीके के उसमें ना लिया जाए, अपने ऊपर प्रहार ना लिया जाए। तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुंडली मिलाई जाती है। एक ट्रेडिशन है कुंडली मिलाने का, जो कि चलता रहा है। विगत 10 सालों में ये बहुत घटा है, लेकिन 10 साल पहले तक भी अच्छा खासा प्रचलित था और लोग करते थे बहुत ढंग से। तो कुंडली मिलान से बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाती थी। तो ये 2 कारण हैं। एक, स्त्री जो है अब ऐसे आदमी के साथ नहीं रहेगी जो उसको दबाता हो, उसको बराबरी का भाव ना देता हो, या उसको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़े एक शादी को बचाने के लिए। हालाँकि आज भी करती हैं, स्त्रियाँ आज भी करती हैं। तो ये जो चीज़ है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कितनी करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी खराब शादी हो गई, आपने कॉम्प्रोमाइज़ करने शुरू कर दिए, तो किसी को नहीं पता चलेगा कि आपकी शादी खराब है। लेकिन आपने कहा कि नहीं, मुझे क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा? मैं तो बराबर की साथी हूँ। मुझे तो वामांगी बना के लेके आए थे, अभी नौकरानी बना दिया। तो ये रिवोल्ट जो है वो एक जो सोच आई है, इसकी वजह से भी होता है। मैं इसे गलत नहीं कहूँगा, ये सोच अच्छी है। बराबरी का दर्जा हमेशा से शास्त्रों ने भी दिया है स्त्री को, और इस पे मतलब कोई सवाल ही नहीं है कि बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा। क्यों? कोई भी समाज कौन होता है बराबरी का दर्जा देने का, जबकि वो बराबरी ही है। तो एक सोच ये है, और दूसरी सोच ये है कि आज मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं वेल टू डू हूँ, तो ठीक है, अगर मिल गई कुंडली तो ठीक है, नहीं तो कुंडली मिलाने से क्या होता है? राम जी भी तो वनवास गए थे, पत्नी से दूर भी रहे थे। तो ये जो सोच है, तो मैं इसी सोच को कहता हूँ कि भई आपको अगर कुंडली में भरोसा है, विश्वास है, तो आप इसे ढंग से मिलवाएँ। नहीं है, तो बिल्कुल ना मिलवाएँ, और किसी ज्योतिषी के पास ना जाएँ, क्योंकि आधा-अधूरा काम जो है वो दिक्कत कर देगा। क्योंकि अगर आप आधी कुंडली मिलवाएँगे सिर्फ़ गुणों पे बेस्ड होके, आपने ये सोच लिया कि हाँ, नहीं बहुत बढ़िया है, तो गड़बड़ है। क्योंकि फिर वो आप भ्रम की स्थिति में पैदा करेंगे। जितने लोग जाएँगे, आप पहले जाएँगे पंडित जी के पास, पंडित जी कहेंगे भई मंगल दोष था, इसलिए ऐसा हुआ। निवारण करवा लिया, फिर भी नहीं ठीक हुआ, कहेंगे कि यार इसमें सर्प दोष था। तीसरी बार जाएँगे तो वो काल सर्प बता देंगे। चौथे में राहु केतु का एक्सिस बता देंगे। तो इन सब परेशानियों में पड़ने से अच्छा है कि आप अगर मानते हैं ज्योतिष को, तो थोड़ी बहुत जानकारी आप भी रखें और रिसर्च कीजिए। आप भई ढूँढते हैं कि आपके शादी में डीजे वाला कौन-सा बजेगा, ढोल वाला कौन-सा आएगा, कौन से हीरो-हीरोइन नाचेंगे, ये इसकी आपकी लिस्ट होती है। फूल में कौन-सा लगेगा कि चमेली है या गुलाब लगेगा, ये भी आप रिसर्च करते हैं। मतलब डेकोरेशन करने वाला कौन आएगा, तो आप ज्योतिषी भी रिसर्च कीजिए। आप आप आदमी तो पहचानेंगे ना, आप ऑनलाइन जाके हर ज्योतिषी का एक-एक वीडियो देख लीजिए। आपको आधा अंदाजा हो जाएगा कि कौन पैसे उगाही करना चाहता है, कौन पैसे लेके सही ज्ञान देता है और कौन फ्री में ज्ञान दे रहा है। ये तीनों कैटेगरी अवेलेबल है और तीनों तरह के ज्योतिषी भी अवेलेबल हैं। तो बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी हैं, मैं तो बहुत अभी कम एक्सपीरियंस वाला आदमी हूँ, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा कोई 30-30 साल, कोई 35-35 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, जो ज्योतिष में आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो आपको बेस्ट एस्ट्रोलॉजर मिलता है, आप उसे ढूँढें, रिसर्च करें, 5 दिन देंगे, तो आपको कम से कम 100 एस्ट्रोलॉजर का पता चल जाएगा जो कि अ, अच्छे होंगे, 100 का पता चल जाएगा जो कि फ्रॉड होंगे, 100 का पता चल जाएगा जो कि पैसे लेके आपको सुविधा देंगे। तो उनमें से रिसर्च कीजिए और अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएँ और इसके बारे में पता लगाएँ। क्योंकि अगर सपोज़ मैं इस 30 मिनट की क्लास में शादी के बारे में आपको एस्ट्रोलॉजिकल बारीकियाँ बताऊँ, तो उसके लिए मुझे पहले बेसिक ज्योतिष बताना पड़ेगा
कि घर जो 12 घर कौन से होते हैं, 9 ग्रह कौन से होते हैं, 12 राशियां कौन सी होती हैं, 27 नक्षत्र कौन से होते हैं, तो इनका रोल क्या है। तो भाव जो होती है वो ऊर्जा होती है, उसको रिजल्ट देने वाला ग्रह होता है। नक्षत्र उसमें नेचर पैदा करता है कि ऐसा करना है या विलिंगनेस डालता है। तो इस तरीके से करके एक कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन गणितीय सिद्धांत है जिसको हम दिमाग में करते हैं। क्योंकि 7वां घर जो है आपका पार्टनरशिप है, 7वां घर आपका वैवाहिक संबंध है, 7वां घर आपका डेली वेजेस, डेली इनकम जो आती है वो भी है, 7वां मारक भी है। तो आपका कौन सा रिजल्ट फलीभूत होता है, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। क्योंकि 7वें घर की दशा आएगी तो ये सारी चीजें नहीं होंगी, कुछ एक चीजें होंगी। वो कौन सी चीजें होंगी, ये आपकी दशा और ग्रहों की स्थिति पे पता चलता है। तो आधा अधूरा या कुछ इस तरीके की चीजें लेके नहीं जाना चाहिए। जैसे कि पहले हमने कहा कि मंगली दोष है, तो मंगली का निवारण भी है। हर घर घर में 1, 4, 7, 8, 12 सब में मंगल अलग अलग तरीके के रिजल्ट देता है। सबसे पति नहीं मरते, पति तो किसी से भी नहीं मरेंगे, उनके चार्ट में होगा तभी तो मरेंगे। तो दूसरी बात, ना सास मरेगी ना ससुर मरेंगे, सब अपने अपने चार्ट, अपने अपने कर्मों से जीते और मरते हैं। इसमें किसी भी पार्टनर का चार्ट का कोई रोल नहीं है। एडिशन या कंडीशन बना सकता है लेकिन उसका रोल नहीं है कोई, वो आपकी अपनी नियति है। तो मंगल का ये हो गया। काल सर्प दोष सिंपल है, राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प मान लिया जाता है। 5वें घर में राहु आ जाता है तो सर्प दोष हो जाता है। उसके अलावा किसी ग्रह के आगे पीछे सर्प दोष तो अलग है और काल सर्प दोष अलग है। जी बिल्कुल, दोनों दोष अलग हैं। इसके अलावा एक और दोष लगता है, मान लीजिए सप्तम घर के स्वामी के ऊपर कर्तरी लग गया। अब वो कर्तरी, ज्यादातर लोग पाप कर्तरी ही बोलते हैं, लेकिन वो पाप कर्तरी नहीं, कर्तरी लगता है। लेकिन अगर आगे पीछे पाप ग्रह हो तो पाप कर्तरी होता है। तो कर्तरी क्या करेगा, वो उस घर के, उस भाव के जो क्रियाकलाप होंगे, जो इवेंट्स हैं, उसमें परेशानी पैदा करेगा। और एक किसी आदमी का पूरा जीवन एक जैसा नहीं हो सकता। अच्छा आएगा, बुरा आएगा, फिर अच्छा आएगा, फिर बुरा आएगा। कभी उसको परेशानी आएगी, कभी स्वस्थ होगा। हमने देखा है लोग 10 उंगलियों में अंगूठी पहनते हैं। तो और 9 ग्रहों की अंगूठी पहन लेते हैं कि मेरे 9 ग्रह ठीक हो जाएंगे। अच्छा करने के लिए एक ग्रह भी काफी है और बुरा करने के लिए भी एक ग्रह भी काफी है। तो आप इन सब ग्रहों को ठीक नहीं किया जा सकता। आप उस सिचुएशन में, मान लीजिए महादशा है, वो सालों की होती है, 12 साल, 15 साल, है ना, 18 साल। अंतरदशा होती है 1 साल, 1.5 साल, 2.5 साल। प्रत्यंतर दशा होती है 1 महीना, 2 महीना, 20 दिन, इस तरह की। 3 दशाओं में घूम फिर के, यानी कि 3 ग्रह की दशा तो आएगी ही आपके जीवन में। तो उसमें से कोई ना कोई तो गड़बड़ होगा ही। तो गड़बड़ होगा तो भाई वो अपनी वो भी देगा, उसके रिजल्ट्स भी देगा गड़बड़ी के। तो आपके जीवन में सब कुछ एक साथ अच्छा नहीं हो सकता। आप अपने लिए लड़का या लड़की ढूंढने जा रहे हैं तो उसके सारी चीजें अच्छी नहीं हो सकती। तो ये पहले अपना स्टैंडर्ड को सेट करने की जरूरत है कि मैं स्टैंडर्ड को अपना रीसेट करूं बेसिकली, कि मुझे सारे अच्छी चीजें नहीं मिलेंगी। तो यहां से आपका जो है उम्मीद जो है वो कम होती है। उम्मीद कम होती है तो फिर आप क्या करते हैं कि आप पहले जाते हैं, कुंडली मिलवाते हैं। कुंडली मिलवाने के बाद आप डिस्कस करते हैं कि भाई फला लड़के की, मान लीजिए इनकम तो उतनी नहीं है लेकिन आचरण बहुत अच्छा है, या आज इनकम नहीं है लेकिन 10 साल बाद बहुत अच्छी हो जाएगी। या फिर आप जाते हैं किसी बहुत अच्छे परिवार के लड़के को, तो पंडित जी बताते हैं इसका आचरण ठीक नहीं है। तो आचरण ठीक नहीं है तो इसको ठीक नहीं किया जा सकता। आप कोई भी रत्न पहन लीजिए, क्योंकि आचरण तो मानसिक है, वो कब बदलेगा वो आप क्या कोई भी नहीं बता सकता। तो इस तरह की भ्रांतियां हैं कि भाई आप कुंडली मिला के 36 गुण मिला लीजिए और उसके बाद आप शादी कर लीजिए। सो इतने से ही बात नहीं बनती। तो ये एक कंप्लीटली मिथ है कि सिर्फ कुंडली मिला के शादी होती है। कुंडली मिलाने के साथ साथ आप गुरु
यानी कि जुपिटर, शुक्र यानी कि वीनस और सूर्य यानी कि सन। इन तीनों की स्थिति मोटा-मोटी ज़रूर देखनी चाहिए। राहु केतु को मैंने इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि राहु केतु परेशानी देते ही हैं हर किसी के जीवन में। किसी को बहुत ऊँचा भी पहुँचा देते हैं। अब आप देखेंगे कि फ़िल्म स्टार्स का राहु बड़ा अच्छा होता है, उनको फ़िल्म स्टार भी बनाता है। तो राहु अच्छा होता है लेकिन फ़िल्म स्टार का डिवोर्स रेट भी, अफेयर्स की लिस्ट भी लंबी होती है। तो कहीं अच्छा है, कहीं खराब है। अब शादी के लिए सिंपल है, जिसके ग्रह के नक्षत्र और उपनक्षत्र में 2, 7, 11, 2, 7, 11 ज़्यादा आए, दूसरा, 7वाँ और 11वाँ घर, तो उसकी शादी ठीक चलेगी। 1, 6, 10, 1, 6, 10, 1, 6, 10 तो वो एकाकी फ़ील करेगा और एकाकी फ़ील करेगा तो शादी बहुत अच्छी नहीं चलेगी, उसको मैरिटल ब्लिस नहीं मिलेगा यानी कि शादी वाला सुख नहीं मिलेगा। अब इसमें भी दशाएँ और भी खराब हो जाएँ, तो डिवोर्स हो सकता है जैसे कि 1, 6, 10 का अगर संबंध बन जाए, साथ में राहु, केतु या शनि आ जाएँ, तो ये अलग-अलग डिपेंड करेंगे कि तलाक कहाँ होगा। कोर्ट में होगा या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगा या कष्ट में होगा या बिना कष्ट के होगा। और साथ में छठा, 8वाँ और 12वें घर का कॉम्बिनेशन भी बन जाए, तो हो सकता है पैसे भी देने पड़े आपको तलाक करने के लिए। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन है और अगर जो लोग भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हों, वो लघु पराशरी पढ़ सकते हैं, नाड़ी ज्योतिष पढ़ सकते हैं अपने लिए, अपने चार्ट को स्टडी करने के लिए। आप उससे पैसा मत कमाइए, लेकिन कम से कम अपने चार्ट को पढ़ने के लिए बेसिक नॉलेज, ताकि आप जिस ज्योतिषी के पास जा रहे हैं, आप उससे कुछ बात करेंगे तो वो एक्सप्लेन करेगा तो आपको समझ में आएगा कि भई आप सूर्य के नेचर को जानते हैं, तो वो बताएगा कि सूर्य यहाँ पे है, तो मैत्री भाव में है या दुश्मन के भाव में है, तो वो बताएगा कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। आपको पता चलेगा कि मेरे पार्टनर से कष्ट है या मेरे पार्टनर जो है मेरे साथ धोखा देने वाला है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि वो सतर्क रहेंगे। सतर्क रहेंगे तो वो धोखा नहीं दे पाएगा। आपके एक्सीडेंट का योग है, तो आप क्या करेंगे? आप उस दौरान गाड़ी सँभल के चलाएँगे या नहीं चलाएँगे या सेफ्टी वाली गाड़ी यूज़ करेंगे? या आपको फिसलन से दिक्कत है, तो फिसलन में नहीं जाएँगे। तो इस तरह की चीज़ें, ये तो आपके हाथ में है ना। तो मैंने पहले भी बताया था कि ज्योतिष जो है वो प्रिडिक्टिव नहीं है, करेक्टिव है। तो आपके करेक्शन के लिए है। तो मेरे पास एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि मैं आपको पहले टेस्ट करूँगा। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा टेस्ट कीजिए, ये भी है। मैंने कहा देखिए मैं थोड़ा घबराया अभी। मैंने कहा देखिए 70% ज्योतिषीय गणनाएँ तो ठीक होती हैं, 30% का मार्जिन मैं भी रखता हूँ। और उसके बाद ये होता है कि मैं आपको योग बताऊँगा, हुए या नहीं हुए ये आपकी उस पे निर्भर करता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने उनका चार्ट देखा, मैंने कहा कि आप जो है ऐसी जगह पे काम करते होंगे, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता होगा और मैनेज करना पड़ता होगा। हालाँकि ऐसे चार्ट मैंने देखे हैं जो कि सेल्स के हेड होते हैं, वो हुआ करते हैं। तो आप मुझे बताएँ कि आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं 15 साल यही काम किया है, अब मैं एक कपड़े का व्यापारी हूँ। कपड़े की दुकान है मेरी, मैं उसमें खरीदता-बेचता हूँ। तो मैंने कहा कि देखिए मेरी गणना दोनों जगह सही हुई। दोनों जगह आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और सेल्स करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ख़ैर आगे की और चीज़ें थी, उनकी परेशानियाँ थी। तो वो परेशानियाँ तो सॉल्व नहीं हुई। परेशानियाँ इसलिए नहीं सॉल्व हुई कि वो अपने जीवन में बदलाव नहीं कर पाए और वो करना चाहते नहीं थे। तो वो परेशानियाँ उनके साथ रहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि परेशानियाँ आपको पता चल जाए, तो आप परेशानियों को अपने कार्मिक विल से भी ठीक कर सकते हैं। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और कुंडली के लिए तो मैं यही 2 लाइनों में कहूँगा कि या तो मिलान करें तो ढंग से करें या बिल्कुल ना करें, ज्योतिष को सिरे से खारिज करें और अपने कर्मों पे भरोसा रखें। जो भी आप कर्म करेंगे अगर लग्न मनोयोग से करेंगे, तो वो हो ही जाएगा। देरी-सवेरी हो सकती है, लेकिन वो हो जाएगा। तो मान यही है लीजिए जिन कि कुंड जी, मेरा ये कहना है
जिनके आसपास ज्योतिष उपलब्ध नहीं हो। बहुत ऐसी जी, जगह है जहाँ ज्योतिष अच्छे ज्योतिष नहीं उपलब्ध होते। जैसा कि आपने कहा कि अच्छे ज्योतिषों से ही दिखाना चाहिए। जी, तो बिल्कुल। उस तरह की परिस्थितियों में लोग क्या करेंगे? देखिए, अगर आपके बच्चे को आप अच्छी जगह एजुकेशन देना चाहते हैं और आप एक दूर-दराज के इलाके में बैठे हैं, जहाँ पे अच्छा स्कूल नहीं है, तो आप अपने बच्चे को बोर्डिंग भेजते हैं। हुँ, वैसे ही जब आप किसी ज्योतिष को दिखाना चाहते हैं, अच्छे ज्योतिष को, तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, अपने घर में जो भी टेक सेवी है, उससे सर्च कर सकते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं, उसके बाद वो कहेंगे कि भाई मैं ऑनलाइन भी कंसल्टेशन देता हूँ। मैंने आज तक सामने-सामने तो किसी को कंसल्टेशन नहीं दी इतने दिनों में। शायद अपने जानने वाले सारे लोगों से एक-एक बार ही मिला हूँगा और मैं हमेशा फ़ोन पे ही बताता हूँ, वीडियो कॉल पे बताता हूँ। तो ऐसे ही आज के टाइम में टेक्नोलॉजी ने हमें ये कर दिया है कि आप अमेरिका में बैठे ज्योतिषी से भी संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली नहीं, में बैठे कितने मेरा कहना जी, दूसरा है कि जैसे जी, ब ब हमारा हमारा जो अभी गाँव है वो बहुत एजुकेटेड नहीं हो पाया है और इन जी, इन सब तरह वो नहीं सर्च कर पाएँगे। मैंने जी, चूँकि कई गाँव में जाकर देखी हूँ कि वो लोग शादी का मतलब समझते हैं बस वही कि लड़का को देखना और उसके परिवार को देखना या फिर लड़की को देखना, उसके परिवार को देखना और दोनों का जो एक फैमिली बैकग्राउंड इक्वल है और शादी हो गई, इस तरह की। तो उस परिस्थितियों में लोग कैसे अगर किसी के ऊपर कुछ ग्रह है चाहे जो भी हो तो उस जी। तरह से वो कैसे आप थोड़ा बहुत भी तो वो निदान कर सकते हैं। देखिए, मैं एक एक बहुत ही बढ़िया आपको निदान बताता हूँ, जो आपके जीवन में ज़रूर बदलाव लाएगा, जिसको आप करें। एक आप चाहे किसी भी गाँव में हो, लेकिन जो हिंदू कैलेंडर है, वो सभी को पता होता है, पुराने से पुराने लोगों को भी। तो आप हर महीने की अमावस इसको मार्क कर लें। अमावस्या में हमेशा खीर का या खीर बनाने वाली सामग्री का दान कर दें, हर अमावस्या में, ठीक है? तो इससे आपके जीवन में कई सारी बाधाएँ जो हैं, वो दूर हो सकती हैं, राहु की भी और शनि की भी, ठीक है? अब दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय ये है कि हालाँकि बहुत सारे स्केप्टिक लोगों को लगेगा कि ये क्या उपाय है, लेकिन ये उपाय बड़ा कारगर है। आप जब शादी करते हैं, तो बहुत पुराना ट्रेडिशन है कि भई आप गुलाब जल छिड़कते हैं बाराती पे, तो वो गुलाब जल आप बहुत केयरलेसली कहीं से भी खरीद लेते हैं। आप उसको ओरिजिनल गुलाब जल जो है, वो लें और बारातियों को छिड़कें। इससे आपका कई सारा जो है दोष वहाँ कटता है। दूसरा, अच्छा। हरी नोट बारातियों को हरी नोट देने का प्रचलन है, 5 का या 500 का हरी नोट। हुँ, ओरिजिनली यही ट्रेडिशन था कि हरे कलर की नोट देते हैं, वो बुद्ध का निदान है। क्योंकि बुद्ध जो है शादी में बड़ी परेशानी पैदा करता है। तो आप क्या करेंगे कि 5 का नोट लें हरा वाला या जो भी आज की डेट में नए नोट में जो भी हरे कलर का हो, वो आप दें या हरे कलर का कोई कार्ड बनवा के दें, वेलकम कार्ड। कुछ भी ऐसा जो है ग्रीन कलर का आप उन्हें ऑफर कर सकते हैं या लाल गुलाब के साथ हरी पत्तियों को जोड़ के गिफ्ट है वो दें। ये है तो स्पेसिफिक रेमेडी लेकिन आम आदमी भी कर सकता है इसको। उसके अलावा बारातियों को कंबल देने का प्रचलन था। वो भी यूं ही नहीं था, उसके पीछे भी लॉजिक है, एक ग्रह है जिसको हम रोकते हैं, जैसे कि हमने बुध को रोका। तो ये सारे जो कॉमन चीजें हैं, हालांकि मैं इन सबको बहुत प्रचलित नहीं करता हूं बिना कुंडली देखे, लेकिन एक को जरूर मैं कहूंगा जो कि हर कोई कर सकता है, वो है अमावस का दान। आप जीवन में हमेशा आप गरीब हैं तो थोड़ा सा चावल, थोड़ा दूध, थोड़ा चीनी आप दे दें किसी गरीब को। अ, और अगर बना के खिला सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, बना के खिलाएं आप अमावस को। तो ये जो है वो आपके पूर्व जो कष्ट हैं, जो आपने बनाए हुए हैं,
उसको दूर करने में बहुत सहायक होता है। और इसका लाभ मैंने खुद महसूस किया है, इसलिए मैं कहता हूँ। मैंने अभी कोई रेमेडी ऐसी नहीं किसी को बताई जो मैंने खुद ना की हो। मैं देख लेता हूँ पहले, परख लेता हूँ किसी और पे या अपने पे, जो मेरा अपना परिवार है उस पे या किसी और पे, तभी मैं आगे बताता हूँ। तो ये रेमेडी इतनी अच्छी है कि आप इसको करें, तो उसका बड़ा लाभ होगा। दूसरा, जब भी सर्दियों का समय आता है, सर्दियाँ जो कार्तिक का मास लगता है, कार्तिक मास में अपने घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यानी कि ईशान कोण में एक दीपक हर रोज शाम को जलाएं। हर रोज तिल के तेल का। तिल का तेल लेकिन वो नहीं होना चाहिए कि भाई आपने जाके ज्योति वाला तेल खरीद लिया। तिल का तेल जैविक तिल तिल का तेल होता है, यानी कि जिसको आप खा सकते हैं, ऐसा तिल का तेल लीजिए और उसका दीपक पूरे कार्तिक मास जलाइए। इससे आपके कॉन्फिडेंस में बड़ी वृद्धि होगी। आप देखेंगे कि सर्दियों में धूप कम आती है, आदमी का कॉन्फिडेंस लो होता है सर्दियों में। तो उस दीपक से ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप जो है इस चीज को करने के लिए, किसी भी कार्य को, किसी भी इवेंट को फोकस करने के लिए आप में ऊर्जा आएगी। साथ में दीपक शाम को जलाना पॉजिटिविटी बढ़ाता है, तो वो जरूर रखें। दूसरा, शंख रखने की आदत डालें और पूजा जहां भी आपका पूजा स्थान है वहां पे शंख रखें। शंख को फूके भी। स्वास्थ्य बेनिफिट जो हैं उसके हैं ही हैं, साथ में एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट भी बहुत सारे हैं। तो ये 2-3 उपाय हैं जो आपको जनरली कर सकते हैं और ये शादी की बाधा को भी दूर करते हैं। जीवन के अच्छा। लगभग हर कष्ट को दूर करने की क्षमता रखते हैं अगर आप पूरे मनोयोग से करते हैं इसको तो। तो ये है। और दूसरा, आज हर गांव में गूगल पहुंच गया है, तो आप खुद नहीं ढूंढ सकते किसी एस्ट्रोलॉजर को, तो आप अपने किसी संपर्की को कहें फोन करके कि भाई आप हमारे लिए ढूंढिए, फिर उनसे मिलिए, देखिए अफोर्डेबल है कि नहीं है। बहुत सारे लोग फ्री में भी कंसल्टेशन देते हैं अगर आप गरीब हैं तो आप उनको देखें। अगर नहीं दे सकते तो किसी और को ढूंढिए जो दे सकता है। हालांकि अगर आप बताएंगे कि मैं अक्षम हूं पैसे देने में, तो मुझे लगता है कि जो भी सही एस्ट्रोलॉजर होगा वो आप जितने देंगे उतने में ही वो आपका चार्ट मिला देगा, क्योंकि ये दक्षिणा जो है स्वेच्छा का विषय होती है, तो वो जितनी आपकी स्वेच्छा है वो उतना ही देना चाहिए। जी। जी। अच्छा, हमारे तरफ जैसे शादियां होती हैं तो उसमें कुंडली नहीं मिलाई जाती है। जी। आ, तो उस वहाँ पे इस तरह की पता नहीं क्यों कहा जाता है कि सीता और राम, आपने कहा कि सीता और राम के विवाह में भी कुंडली मिलाई गई थी। जी और बिल्कुल। इस तरफ मान्यता है कि सीताराम की शादी हुई तो कौन सी कुंडली मिलाई गई, क्योंकि दोनों की जो शादी हुई वो तो एक अचानक शादी थी। तो इस तरह से मिथिलांचल में कुंडली नहीं मिलाई जाती है, शादियां हो जाती हैं और जी भगवान भरोसे। देखिए नहीं ठीक है, भगवान भरोसे रहना भी अच्छी बात है, लेकिन कर्म भी करना पड़ेगा। देखिए पहली बात तो ये कि राम सीता की शादी की कुंडली बहुत पहले मिला दी गई थी। जो राम की कुंडली में पत्नी का योग था वो वैसा ही था जैसी सीता जी थी। मैंने कहा ना, प्रारूप आपको मिलता है, उसके बाद आप करते हैं कि नहीं वो इच्छा है। उसके बाद राम जी का अपनी क्षमता थी कि उन्होंने धनुष तोड़ा और जो प्रारूप उनकी कुंडली में था उसी प्रारूप की कन्या से उन्होंने विवाह किया, जो कि नियति में था। तो नियति में प्रारूप तो तय था और बाकी उनका पुरुषार्थ था, जो वो वहां से गए मिथिला तक और अच्छा। उन्होंने विवाह किया। तो कुंडली उनकी भी मिलाई गई थी और गुरुओं ने बहुत पहले ही उनकी कुंडली मिला ली थी। सीता जी के केस में एक और चीज है कि सीता जी को मान्यता है कि वो जमीन से निकली थी, तो जमीन फाड़ के वो प्रकट हुई थी, बेसिकली पैदा हुई थी।
तो इसलिए उनके जन्म समय के बारे में बहुत क्लैरिटी के साथ कोई भी नहीं कह सकता। तो इसलिए भी ये मान्यता प्रचलित हो गई होगी कि भाई राम और सीता जी की का विवाह जो है वो कुंडली मिला के नहीं हुआ। बट राम जी का राज्याभिषेक भी मुहूर्त ऐसे मुहूर्त में हुआ था कि भाई वो उनका खड़ाऊ तक ने शासन किया। तो इससे बढ़िया मुहूर्त क्या हो सकता है? तो सही बात। तो हाँ, तो कुंडली मिलान जो है वो हमेशा से होता रहा है। वराह, मिहिर, गर्ग, वशिष्ठ सबने अपने-अपने हिस्से का पुराने समय में लिखा विवाह मिलान का। लेकिन विवाह मिलान के लिए सिर्फ अष्टकूट पे निर्भर होने की बात ये कहीं नहीं है। अष्टकूट या दशकूट भी मान लें, कुछ लोग दशकूट मिलाते हैं। तो दशकूट भी सिर्फ एक टूल पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़े। और इसके ऊपर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि आपकी विलिंगनेस किसी शादी को बचाने के लिए कितनी है, ये आपकी शादी को बचाएगी या तोड़ेगी। सो विलिंगनेस की बात मैं इसलिए कहता हूं कि आप अपनी शादी में कितना ज्यादा अपना एफर्ट डाल सकते हैं। आप अपने ईगो को कितना ताक पे रख सकते हैं और आप सामने वाले की बात कितना समझ सकते हैं, इस पे शादी चलती है। अगर आपको आपके पार्टनर का नेचर 2 साल 3 साल साथ रहने पे पता चल जाता है, तो 2 साल 3 साल बाद शादी चल जानी चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपके पार्टनर का नेचर क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसको कब क्या चाहिए। अब भाई पागल हो गई हो या हो गया हो तो बात अलग है, अदरवाइज तो वो प्रिडिक्टेबल है ना। आप सेल्स में काम करते हैं, आप कस्टमर की नब्ज पकड़ते हैं। आप एचआर में हैं, आप एम्प्लॉय की नब्ज पकड़ते हैं। आप सरकारी नौकरी में हैं तो जनता की नब्ज पकड़ते हैं, नेता हैं तो भी जनता की नब्ज पकड़ लेते हैं। तो आप अपनी पत्नी की नब्ज क्यों नहीं पकड़ सकते, या अपने पति की नब्ज क्यों नहीं पकड़ सकते? मतलब नब्ज का मतलब ये है कि उसका व्यवहार कैसा है, कैसा इस विषय में कैसा वो सोचेगी या करेगी। आप एक पार्टनर के साथ क्यों नहीं रह सकते? ये भी एक बड़ा आज के समय में है कि आप शादी हो गई 3-4 साल बाद आपने दूसरा पार्टनर तलाश करना शुरू कर दिया। आप अपनी फिजिकल इंटीमेसी को इतना ऊपर क्यों रखते हैं? आप अपनी मानसिक कंपैटिबिलिटी और मानसिक डिपेंडेंसी को भी उस लेवल पे ले आइए कि सामने वाले के साथ आप जेल कर जाएं। क्योंकि एक पुरुष और एक स्त्री या कोई भी दो लोग एक जैसा सोच कर नहीं सकते। तो एक अलग ही सोचेगा, दूसरा अलग सोचेगा, लेकिन आप उसके बाद विचार विमर्श से एक पॉइंट पे आ सकते हैं। अब इसमें से जो दूसरा अड़ियल होगा वो नहीं अड़ेगा तो ही शादी टूटेगी। मतलब शादी टूटने के पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना ही रोल होता है। अल्टीमेटली बाधक ग्रह, पापी ग्रह ये बाधा जरूर पैदा करेंगे, लेकिन शादी तोड़ने का श्रेय आपको ही जाता है, किसी ग्रह को नहीं जाता। क्योंकि आप अगर एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तो ही कुछ होगा। दशरथ मांझी ने एक्स्ट्रा एफर्ट डाला तो पहाड़ काट दिया। आज के समय में संभव नहीं है, क्योंकि उसकी कन्विक्शन इतनी स्ट्रांग थी तो उसने तोड़ दिया। तो आपकी कन्विक्शन अपनी शादी को बचाने के लिए कितनी स्ट्रांग है, इस पे आपकी शादी बचेगी या टूटेगी। तो जिसको अगर कुंडली मिलान नहीं करना है उसके लिए ये ही है नहीं, कि आप ये अपनी तो बिल्कुल है कि आपको अपनी की गाड़ी चलाने के लिए कुछ न कुछ तो समझौता करना ही पड़ेगा, और इन सब चीज़ों को तो लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हम ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे परिवार के पहले के लोग थे, उन्होंने अपनी शादियों को बहुत अच्छी तरीके से निभाया। परेशानियाँ जी तो हर जगह होती हैं, और जी वो तो होती रहेंगी, लेकिन ये है कि हम अपने आप को एक छोटी-सी ज़िंदगी मिलती है, उस ज़िंदगी में कई बार हम लोग अपनी परेशानियों का खामखा मोल ले लेते हैं। दूसरी शादी निदान नहीं हो सकती है। निदान तो जी बिल्कुल। आप आपको अपने मन को संतोष करके ही मिलेगा, और कोई उसका दूसरा जी उपाय भी नहीं है मुझे। जी बिल्कुल। तो अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूँगी कि अगर कुंडली मिलान के लिए आपसे लोग संपर्क करें तो मैं नंबर सब शेयर कर सकती हूँ? हम बिल्कुल आप नंबर मेरा शेयर कर सकती हैं।
और क्योंकि कई लोग पूछ रहे थे कि जी। मैं उनसे कैसे संपर्क कर सकता हूँ? उनकी सहायता चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं पूछ लूँगी एक बार, उसके बाद फिर तो जी, दर्शक बिल्कुल। लोग, जो भी दर्शक होंगे वो भी सुन रहे होंगे। आपको किसी भी समस्या का समाधान चाहिए तो आप एक मैं नंबर शेयर कर दूँगी और आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अपने कुंडली के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप इनसे ले सकते हैं। सुझाव और उपाय दोनों ही आपको मिलेंगे। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया। सच में बहुत मन शांत भी हुआ। मेरे मन में भी बहुत उथल-पुथल मच रही थी कि ये क्या चक्कर है? कहते हैं कि शादी ऊपर से बना के आई जाती है तो पिछली शादियाँ क्यों नहीं टूटती थी, अब क्यों शादियाँ इतनी टूट रही हैं? बहुत तरह की बातें थी मन में, आती तो रहती हैं। कई लोगों जी। के घर को मैंने उजड़ते भी देखा है। तो बहुत-बहुत आपका आभार, धन्यवाद, आपने आके कीमती समय दिया और फिर हम लोग बैठेंगे किसी अच्छी चर्चा को लेकर और जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप लोगों ने 1 घंटा सुना मुझे। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपना। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।